मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का जो क्लास है वो एक बेहतरीन टॉपिक को मैं लेके आया हूं क्लास के लिए। एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोगों की धारणा है कि ये मिस्ट्री है। जी, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ। अधिकांश लोगों में, युवा बच्चों में ये धारणा है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि हिस्ट्री मिस्ट्री होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ना पढ़ा हो, या हिस्ट्री को मैथ्स की तरह पढ़ा हो। हर सब्जेक्ट का एक नेचर होता है पढ़ने का। हिस्ट्री को आप अगर साइंस की तरह या मैथ्स की तरह पढ़ेंगे तो वो मिस्ट्री होने वाला है। तो इसी पूर्वाग्रह को तोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। इसी अवधारणा को लेकर मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जिसे हम हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि इतिहास होता क्या है प्यारे बच्चों। इतिहास क्या है? तो पहला प्रश्न तो यही है कि इतिहास क्या है। तो ध्यान रखें, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं, पास्ट में होने वाली घटनाओं को बेसिकली इतिहास कहा जाता है। जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं उन घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में होने वाली घटनाएं, भूत में होने वाली घटनाएं सभी इतिहास होंगी? नहीं, भूत में होने वाली वही घटनाएं इतिहास होंगी जो तथ्यों द्वारा प्रमाणित हो। ध्यान रखना बेटा, सभी घटनाएं जो पास्ट में हुई हैं वो इतिहास नहीं है। पास्ट में होने वाली वही घटनाएं इतिहास का भाग होंगी जो प्रामाणिक हों, तथ्यों के द्वारा। अब यहां तथ्य क्या हो सकते हैं? या तो लिखित प्रमाण हो, या कोई अभिलेख मिला हो। तो इनके द्वारा अगर वो प्रामाणिक है तो हम उसको इतिहास मानेंगे। प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? जैसे हम बात करें कि प्राचीन काल में एक हमें अभिलेख मिला, एरण अभिलेख। और इस एरण अभिलेख से, ये जो एरण अभिलेख है 510 एडी का है, ये मध्य प्रदेश के सागर में मिला है। इस अभिलेख से यह सिद्ध होता है, यह प्रामाणिक होता है कि भारत में सती प्रथा थी। लो, अब ये हो गया इतिहास कि भारत में सती प्रथा थी। इसका जो एविडेंस है वो मध्य प्रदेश के सागर में मिला, 510 एडी का था, जिसका नाम था एरण अभिलेख। और इस अभिलेख से ये प्रमाणित हुआ कि भारत में प्राचीन काल में, गुप्त काल में सती प्रथा का आरंभ हुआ था। तो ऐसी घटनाएं जो तथ्यों द्वारा प्रामाणिक है उनको हम इतिहास कहते हैं। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। तो इतिहास क्या है ये हमने चर्चा की और आपको ये समझाया कि इतिहास क्या है। आई होप आपके समझ में आ गया हो। अब इसका आरंभ कब से होता है? आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ एक यूनानी इतिहासज्ञ हुए, इनका नाम था हेरोडोटस। बेटा क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी, हिस्टोरिका। बेटा क्या लिखी? हिस्टोरिका। और इनके साथ ही इतिहास का आरंभ हुआ। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन है? हेरोडोटस है। क्लियर है?
इतिहास क्या है और इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। एक यूनानी पर्सनालिटी थे हेरोडोटस, उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इतिहास का वर्गीकरण, तो इतिहास को प्रारंभ में हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं विश्व का इतिहास, इसे हम बोलते हैं विश्व का इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री। बेटा क्या बोलते हैं? विश्व का इतिहास या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री या बोलते हैं भारतीय इतिहास। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये डिपेंड करता है उस परीक्षा पर जिसमें आप बैठने वाले हैं। कई परीक्षाओं में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक भी होता है और बहुत सारी परीक्षाओं में केवल भारतीय इतिहास का टॉपिक होता है। बात समझ में आ रही है? बट ब्रांच दो है इतिहास की, एक वर्ल्ड हिस्ट्री और एक इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उनके इतिहास के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम बात करें अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, जैसे हम बात करें अमेरिका का गृह युद्ध, जैसे हम बात करें फ्रांस का इतिहास, या फ्रांस की क्रांति, जैसे हम बात करें औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहां शुरू हुई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बाद यूरोप में कैसे फैली, दुनिया में कैसे फैली, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इस तरह के जो चैप्टर हैं। या हम बात करें पुनर्जागरण, रिनेसा। रिनेसा कहाँ शुरू हुआ? इटली में शुरू हुआ। इटली में ही क्यों शुरू हुआ, इसके क्या रीजन थे? औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, क्या रीजन थे? ऐसे ही रशियन क्रांति, चाइनीज क्रांति, जापान का इतिहास। तो इस तरह के जो चैप्टर होते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में काउंट होते हैं। और भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास तीन पार्ट में डिवाइड है। ये जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है प्राचीन काल का इतिहास, एशियंट इंडिया। दूसरा है मिडेवल इंडिया, मध्यकाल का इतिहास। और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। ये तीन पार्ट में है। भारतीय इतिहास को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, एशियंट इंडिया, मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जो परीक्षाओं के सिलेबस में होता है वो तीन पार्ट में है। प्राचीन काल में हम उन भारतीय राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो इस पीरियड में हुए। इसका जो आरंभ है प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है।
प्रागैतिहासिक काल में मानव की क्रियाएं कैसी थीं। प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल को हम कई पार्ट में बांटे, जैसे पुरापाषाण काल पहला बेटा प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि ये एक ऐसा काल था, ऐसा काल जिसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। ये लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। दूसरा पार्ट इसका होता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय लोग लेखन कला से परिचित थे, लेकिन प्रमाण नहीं मिला है। और तीसरा पार्ट होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस समय लोग लेखन कला से परिचित थे, बट इनकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो इसकी जो लिपि है हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और इस काल की बात करें तो लेखन कला से परिचित भी थे और इस लिपि को हम आज पढ़ भी पाए हैं। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये चार पार्ट में डिवाइड है, चार भागों में। नंबर एक है पुरापाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल में लोग यायावर जीवन जीते थे, पेड़ों पर रहते थे, लेकिन इस समय आग का आविष्कार हो गया था। मध्य पाषाण काल में लोग पशु पालन करने लगे थे। नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ, स्थायी निवास का आरंभ हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये प्राइमरी स्टेज थी प्रागैतिहासिक काल की। और फिर आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। बड़े बड़े नगर बनाए गए थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। और ये विदेशों से व्यापार करते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन अधिकतम भौतिकवाद के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इसका जो एग्जैक्ट कारण माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। इंडस वैली सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया था। आर्यों के बारे में माना जाता है कि ये मध्य एशिया से भारत में आए थे, ऐसा मैक्स मूलर ने कहा। मैक्स मूलर पहला विदेशी था जिसने भारत में वेदों का अध्ययन किया। तो वेदों का अध्ययन करने वाला पहला विदेशी कौन था? मैक्स मूलर था, और ये जर्मन था। वैदिक सभ्यता टू पार्ट में डिवाइड हुई, प्री वैदिक और उत्तर वैदिक। प्री वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, जो सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसमें 10 मंडल और 1027 सूक्त होते थे। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदों के बाद ब्राह्मण, जो वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है। ब्राह्मण, अरण्यक, जो जंगलों में साहित्य लिखा गया वो अरण्यक। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, और सबसे लास्ट में महाकाव्य लिखे गए। महाकाव्य रामायण और महाभारत, रामायण त्रेता में हुआ और महाभारत द्वापर में हुआ। ये उत्तर वैदिक काल का पीरियड है। प्री वैदिक उत्तर वैदिक में हम तुलना करें तो प्री वैदिक काल में आर्य पंजाब तक आ गए थे, सप्त सिंध प्रदेश कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में आर्य कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए थे, जहां ये वेद लिखे 3। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो प्री वैदिक जो काल है वो पशु चारण करते थे, सभ्यता ग्रामीण थी। बट उत्तर वैदिक काल में सभ्यता विकसित हुई और कृषि प्रधान हो गई, और कृषि प्रधान होने से रेवेन्यू बढ़ा, राजस्व बढ़ा, तो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी। इसलिए कहा गया विश्वस्य भुवनस्य राजा, विश्वस्य भुवनस्य राजा, यानी कि राजा पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। और खास जो चीजें थी जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, लोहे का आविष्कार। भारत में पहली बार जो लोहे का आविष्कार था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्या प्रमाण उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा से मिलता है 1050 ईस्वी का। लोह युग का आरंभ हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में कुछ अंधविश्वास और कुरीतियां पैदा हुई जिसका विरोध हुआ, और भारत में जैनिज्म का विकास हुआ और बौद्धिज्म का जन्म हुआ, जिसमें हम जैनिज्म पढ़ते हैं 24 तीर्थंकर जैनिज्म के, और फिर भगवान बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। इनके अपने अपने थ्योरी हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं। और फिर 600 बीसी में महाजनपद काल का उदय होता है। 16 महाजनपद थे जिसमें मगध का विकास हुआ, और मगध का जो पहला राजवंश है वो हर्यक वंश था। फिर मगध में एक के बाद एक बेहतरीन राजवंशों की स्थापना हुई। पहले हर्यक वंश आया, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर कालाशोक वंश, फिर नंद वंश, और फिर मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य इस पृथ्वी का सबसे विलक्षण पॉलिटिशियन था, जिसने कहा खस्त दुजात विग्रहाम धर्मत पद्धति दुजाति नाम चवर्णाम विप्लवकार कारते, और उसने एक बड़ा एम्पायर स्थापित किया। इसीलिए मौर्य एम्पायर को भारत का पहला राष्ट्रीय साम्राज्य कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और फिर अशोका महान। लेकिन अशोक महान के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हुआ और पतन आरंभ हो गया। अशोक के उत्तराधिकारी अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को नहीं संभाल पाए, राजकोष की रिक्तता ने उसमें और सहयोग किया पतन में। ब्राह्मणवाद का विरोध, अहिंसा की नीति अशोक की, ये पूरे मौर्य एम्पायर को पतन कर गई। और मौर्य एम्पायर के पतन के बाद भारत में फिर एक बार ब्राह्मण एम्पायर की स्थापना हुई, जिसे हम द्वितीय ब्राह्मण क्रांति कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो भारद्वाज गोत्र का था, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और भारत में शुंग एम्पायर की स्थापना की। फिर एक लय देखने को मिलती है कि भारत में ब्राह्मण वंश स्थापित हुए। भारतीय समाज, भारतीय इतिहास की खूबसूरती है कि भारतीय समाज इतिहास में सभी लोगों, धर्मों, जाति के लोगों को शासन करने का उत्तरदायित्व मिला, अधिकार मिला, लेकिन वही व्यक्ति ज्यादा समय तक शासन कर पाया जो अपने उत्तरदायित्व को निभा पाया। सातवाहन वंश, शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश, कण्व वंश, ये भी ब्राह्मण वंश थे। और फिर भारत में शुरू हुआ
विदेशी आक्रमण और फिर गुप्त शासन की स्थापना हुई। वैसे तो मौर्य एम्पायर के पतन और गुप्त एम्पायर के आरंभ के जो बीच का समय है वो भारतीय इतिहास में एक डार्क पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में जो विदेशी आक्रमणों का मुकाबला कर पाती। इसलिए इस पीरियड में शक, यवन, हूण, कुषाणों ने आक्रमण किए, लेकिन फिर भी भारतीय कल्चर की जो डाइजेस्टिव पावर थी इतनी मजबूत थी कि विदेशी जातियां भारत में आई तो बट यहाँ के कल्चर में वो समाहित हो गई। आपने पढ़ा शक आए और शकों ने भारतीय कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। रुद्रदामन, भारत में पहला संस्कृत अभिलेख रुद्रदामन का ही है। हेलियोडोरस, एक यूनानी राजदूत जिसने वासुदेव के धर्म को ग्रहण कर लिया और गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। कनिष्क, जिसने बौद्धिज्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए, चतुर्थ बौद्ध मीटिंग करवाई। अंततोगत्वा गुप्त शासन स्थापित हुआ। गुप्त शासन भारत का पहला स्वर्ण काल माना जाता है, पहला गोल्डन पीरियड माना जाता है। और सही ये रहा कि गुप्तों में एक के बाद महानतम राजा पैदा हुए। किसी भी समाज, देश, राज्य का विकास उस परिवार में या उस राजवंश में होने वाले योग्य बच्चों पर डिपेंड होता है। और जब जब योग्य राजाओं के योग्य बच्चे पैदा हुए, इतिहास पल्लवित होता रहा, मानव की जय यात्रा आगे बढ़ती रही। लेकिन इतिहास में देखा गया कि अधिकांश महान राजाओं के नालायक पुत्र पैदा हुए। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये परंपरा स्कंदगुप्त तक आके रुक गई। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। उसके समय भारत पर हूणों का आक्रमण होने लगा। तोरमण और मेहरकुल ये हूण शासक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और अंततः गुप्त साम्राज्य पतन हो गया। भारत का पहला स्वर्ण काल समाप्त हो गया। लेकिन एक बात अच्छी हुई, गुप्त काल में भारत की संस्कृति सभ्यता भारत की सीमाओं के पार चली गई। अंगकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में, बौरबदूर मंदिर सुमात्रा में ये बनाए गए इस काल में। और गुप्त काल के बाद जो प्रयास था हर्षवर्धन ने किया उत्तर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने के लिए, इसीलिए हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भारत की राजनीति का केंद्र बदल गया। अभी तक भारत की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी, हर्ष के समय कन्नौज राजधानी बनाई गई। इसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए भारत की 3 शक्तियों में संघर्ष हुआ था। पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट, 200 वर्ष तक नॉन स्टॉप संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रत्यार विजयी हुए राजा मीर भोज के नेतृत्व में, और उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। और फिर हर्षवर्धन ने भी कन्नौज को राजधानी बनाया। हर्ष के बाद भारत में राजपूत काल शुरू हो जाता है। राजपूत काल के राज्यों की सीमाएं सीमित हुआ करती थीं और भारत के राजपूत राज्य आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए। राजनीतिक एकता का अभाव हो गया, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू। भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया सिंध पर। उस समय सिंध का राजा दाहिर था, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और भारत को 17-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय तो अपना पूरा ओवर भी नहीं खेल पाए, बट गजनवी का उद्देश्य भारत में केवल धन लूटना था और इस्लाम का प्रचार करना था, जिसमें वो सफल रहा।
जिसमें वो सफल रहा। गजनवी का सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो भयंकर आक्रमण था, वो 1025-26 में हुआ था सोमनाथ पर। कहते हैं कि सोमनाथ उस समय भारत का सबसे धनी मंदिर था। इस समय यहाँ का राजा चालुक्य सोलंकी वंश का भीम प्रथम था, तो बिना लड़े ही भाग गया। अब पूरा सोमनाथ लूट लिया। इतना धन ले गया सोमनाथ से कि अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन हो गया था। इतना अनाज लूटा कि कहते हैं कि 1191-92 में जब गौरी आया था तो उस चावल का प्रयोग किया जो इंडिया से लूट कर गजनवी ले गया था। और गजनवी के बाद भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, या सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, या इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। गजनवी साम्राज्य के पतन के बाद उन्हीं उसी के अवशेषों पर इसका राज्य स्थापित हुआ था। और गौरी का पर्पज अलग था। जहां गजनवी का आक्रमण भारत में धन लूटना था, वहीं गौरी का उद्देश्य आक्रमण का भारत में अपने इस्लामी एम्पायर की स्थापना करना था, क्योंकि गौरी उस क्षेत्र में अपना एम्पायर स्थापित नहीं कर पा रहा था। तो गौरी ने पहला आक्रमण, गौरी ने कुल 5 आक्रमण किए भारत पर। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो गौरी के हुए वो तराइन के आक्रमण थे 1191, 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए जयचंद्र ने जो है ऐसा कहते हैं कि कन्नौज के शासक जयचंद्र ने, बेटा गौरी कहां से आ रहा है, गौरी और एक है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड, इन्हें हम राय पिथौरा भी कहते हैं। ये कन्नौज में है, और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर में है। बेटा कहां पर है, अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान इतना वीर व्यक्ति था कि मात्र 11 साल की उम्र में सुल्तान बन गया था, राजा बन गया था। और गौरी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है। गौरी बेटा लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सत्ता किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की है। ये इधर से आक्रमण कर रहा है। और कन्नौज में बेटा कौन है, भारत गुलाम हो गया।
1192 के बाद आप देखना 1947 15 अगस्त 19 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली गद्दी पर बैठेंगे। तो 1192 से लेकर 1947 तक भारत विदेशी आक्रांता का गुलाम रहा, पहले मुसलमानों का और फिर अंग्रेजों का। 15 अगस्त 47 को भारत को विभाजित आजादी प्राप्त हुई थी, तब भारत का कोई व्यक्ति दिल्ली गद्दी पर बैठा था। तभी कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो बेटा ये एसेंट इंडिया का पार्ट था। अगर आप इतिहास को क्रमबद्ध पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ेंगे, तो आप इतिहास कभी नहीं भूलेंगे। और आप इतिहास को रटेंगे तो डेफिनेट हिस्ट्री की कहानियां सुना। एक्यूरेट पहली बार में ही सही होंगे, इस बात का मैं आपको कमेंट। तो आपकी समझ इतिहास में कुछ बड़ी है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो कमेंट करके बताएं। तो फिर हम आपको मध्यकाल का और आधुनिक काल के इतिहास का भी एक लेक्चर डालेंगे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो फिर मैं क्रमबद्ध चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इतिहास की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने प्रयास में सफल हों। आप सफल होंगे तो मेरे ये प्रयास की सार्थकता होगी। तो चलिए बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।